साल 1962 भारत चाइना का युद्ध अभी खत्म हुआ ही था और युद्ध के बाद भारत में भारी फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था। इसी वक्त भारत आर्थिक रूप से भी कमजोर बन चुका था। इन सभी कारणों का फायदा उठाते हुए हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने हमसे कश्मीर लेने के लिए एक बार फिर से कोशिश की। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और देखते ही देखते ये दोनों देश एक बार फिर से युद्ध की कगार पे आ गए। ये युद्ध है 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। क्योंकि 1965 की जंग कश्मीर और पंजाब के लैंड बॉर्डर तक ही सीमित थी, तो सरकार ने भारतीय नौसेना को भारतीय तट रेखा की सुरक्षा तक ही सीमित रखा। नौसेना को जंग के दौरान ये ऑर्डर्स थे कि इंडिया की कोस्ट लाइन के 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा पे ही रहे और युद्ध के दौरान इंडियन वाटर्स पे मर्चेंट शिप्स और कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन जैसे टास्क को ही नेवी को दिया गया था। वहीं पे पाकिस्तान नेवी का उपयोग इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा खुलकर किया गया था। इस युद्ध का एक हिस्सा पाकिस्तान नेवी द्वारा किया गया ऑपरेशन द्वारिका भी था। 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तान नेवी के फ्लीट कमांडर SM अनवर ऑपरेशन द्वारिका को लॉन्च करते हैं। इस ऑपरेशन का मकसद था भारत के द्वारिका कोस्ट पर हैवी बम्बार्डमेंट करना, ताकि बॉम्बे नेवल बेस पर तैनात भारतीय नौसेना के जहाजों को खुले समुद्र पर लाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान नौसेना का प्लान था PNS गाजी द्वारा बॉम्बे नेवल बेस पर हमला करने का। इसके अलावा गाजी को बॉम्बे क्रॉस करके ईस्ट पाकिस्तान भी भेजना था। आपको बता दें, इसी वक्त बॉम्बे पोर्ट पर INS विक्रांत भी अपनी रिपेयरिंग के कामों से गुजर रहा था। PNS गाजी द्वारा INS विक्रांत को भी टारगेट करने का मकसद था। इसके अलावा द्वारिका पे हमला करने से भारतीय वायुसेना का ध्यान भी नॉर्दर्न पंजाब और कश्मीर से हटाकर कच्छ और गुजरात के क्षेत्रों पे लाने का था। पाकिस्तान नौसेना द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 7 जहाजों को रवाना किया जाता है। ये 7 जहाज थे PNS बाबुर, PNS खैबर, PNS बद्र, PNS जहांगीर, PNS आलमगीर, PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान। पाकिस्तान नौसेना द्वारा द्वारिका को चूज करने का कारण था क्योंकि द्वारिका कराची पोर्ट से सिर्फ 125 किलोमीटर की दूरी पर थी, जो जहाजों के लिए सिर्फ कुछ घंटे की दूरी का सफर था। भारतीय नौसेना के अनुसार 7 सितंबर रात के 11:55 पे 7 पाकिस्तानी जहाजों ने द्वारिका पोर्ट पर 20 मिनट तक ओपन फायर किया। अकेले PNS बाबुर ने ही 5.25 इंच की लंबाई के 50 से भी ज्यादा सेल फायर किए। इस हमले की वजह से कोस्ट लाइन के 3 किलोमीटर अंदर तक के एरिया पर भारी नुकसान देखने को मिला था। द्वारिका मंदिर और द्वारिका के रेलवे स्टेशन दोनों जगह पे काफी नुकसान पहुंचा था। हमले के वक्त पास ही में मौजूद ओखा पोर्ट पे INS तलवार भी मौजूद था, लेकिन हमले के वक्त INS तलवार रिपेयरिंग प्रोसेस के कामों से गुजर रहा था, जिसकी वजह से INS तलवार को रवाना नहीं किया जा सका। अगली सुबह INS तलवार जब द्वारिका पहुंचता है, तब नौसेना को सिचुएशन के बारे में कुछ खुलकर पता चलता है। INS तलवार के अनुसार इस हमले पर ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तान नौसेना द्वारा मारे गए अधिकतम सेल तो एक्सप्लोड ही नहीं हुए थे और तट रेखा के पास मिट्टी पर ही धंसे रह गए थे। कुल 40 अनएक्सप्लोडेड सेल भारतीय नौसेना को प्राप्त हुए थे। बाद में जब इन सेल की भी जांच हुई तो मालूम चला कि ज्यादातर सेल तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही बनाए गए थे और ये 1940 के बने हुए सेल थे, यानी कि पार्टीशन से पहले के। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान नेवी का ये ऑपरेशन फेल्ड ऑपरेशन ही था, क्योंकि ऑपरेशन का मेन मकसद था इंडियन नेवी को बॉम्बे पोर्ट से हटाकर खुले वाटर्स पे लाने का, जो कि एक फेल्ड टास्क रहा, क्योंकि भारतीय नौसेना को ये ऑर्डर्स थे कि 200 नॉटिकल माइल की दूरी किसी भी हालत में क्रॉस नहीं की जाए। और तो और सेना के ज्यादातर जहाज हमले के वक्त रिफिट और रिपेयरिंग के प्रोसेस से गुजर रहे थे।
ऐसे में इन जहाजों को ओपन वाटर्स के लिए बैटल रेडी करना वो भी जल्द से जल्द एक मुश्किल टास्क था। इसके अलावा ज्यादातर जहाज बॉम्बे की सुरक्षा के लिए ही वहीं पे तैनात रहे और पाकिस्तान की PNS गाजी भी बॉम्बे को क्रॉस ना कर सकी और कच्छ के वाटर तक ही पेट्रोलिंग करने तक सीमित रही। युद्ध 23 सितंबर 1965 को खत्म हो गया। जंग खत्म होते ही भारतीय गवर्नमेंट ने नौसेना का बजट 35 करोड़ से 115 करोड़ बढ़ा दिया। आज के वक्त से तुलना करें तो $250 मिलियन से $600 मिलियन तक सेना का बजट बढ़ा दिया गया था, क्योंकि 1965 के हमले के वक्त लगभग सभी बड़े जहाज पोर्ट की प्रोटेक्शन पर मौजूद थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन द्वारिका का जवाब भारतीय नौसेना नहीं दे सकी। इसी कारण से भारत युद्ध खत्म होते ही सोवियत संघ से स्मॉल मिसाइल बोट खरीदता है ताकि तट रेखा की सुरक्षा बिना बड़े जहाजों के भी की जा सके। देखते ही देखते साल 1971 भी आ जाता है। फिर भारत और पाकिस्तान जंग के कगार पे खड़े होते हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान के तहत इंडियन एयरफोर्स के 11 फॉरवर्ड बेसों पे हमला कर दिया जाता है और उसी दिन शाम को ऑल इंडिया रेडियो पर PM इंदिरा गांधी अनाउंस करती हैं कि अब भारत भी जंग का हिस्सा है। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। जंग का ऐलान होते ही भारतीय नौसेना के हाल ही में बने नए चीफ SM नंदा PM गांधी से मिलने जाते हैं। SM नंदा किसी भी तौर पे नहीं चाहते थे कि भारतीय नौसेना को इस जंग पे भी तट रेखा की सुरक्षा तक सीमित रखा जाए। SM नंदा जंग शुरू होने से पहले ही ये बात साफ कर चुके थे एक इंटरव्यू पे ये बोलकर वो कराची को अपनी हाथ की हथेलियों के जैसे जानते हैं। अगर मौका मिले तो वो कराची को आग लगा सकते। यहाँ पे हम आपको बता दें कि SM नंदा आज़ादी से पहले कराची पोर्ट पे काफी वक्त तक काम कर चुके थे। PM से मिलते ही SM नंदा सीधा बोलते हैं, मैं अपना मन बना चुका हूँ। मैं अब कराची पे हमला करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे राजनीतिक क्लियरेंस चाहिए। ये मेरी सैन्य रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं चाहता हूँ मुझे आखिर तक बोला जाए कुछ भी ना करने को। PM गांधी थोड़ा सा सोचती हैं और बोलती हैं, एडमिरल, अगर देश के सामने जंग है तो है। SM नंदा थैंक यू मैडम बोल के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। दरअसल PM गांधी ने इनडायरेक्टली SM नंदा के प्लान को हाँ कर दी थी। SM नंदा सीधे अपने ऑफिस में जाकर डायरेक्टर ऑफ नेवल ऑपरेशन और नेवल इंटेलिजेंस से मिलते हैं और बताते हैं कि PM ने शायद से कराची हमले के लिए हाँ कर दी है। सब नंदा की तरफ देखते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, मगर कैसे? कराची पाकिस्तान का बेहद ही डिफेंडेड पोर्ट था। नंदा जवाब देते हैं ये कहते हुए, हमारे पास रशियन मेड मिसाइल बोट्स हैं। नंदा जवाब देते हुए कहते हैं, कराची पोर्ट पर ऑयल टैंक स्टोरेज है, हम उसी ऑयल टैंक स्टोरेज पर वार करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय नौसेना के कराची पोर्ट को अटैक करने के प्लान की। नेवी 4 दिसंबर 1971 को जंग के अगले दिन ही इन बोट को टो करके कराची पोर्ट के पास डिप्लॉय कर देती है। क्योंकि ये बोट छोटी छोटी बोट होती है, ना कि बड़े बड़े जहाज, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। 4 दिसंबर को इन्हीं बोटों को कराची के लिए रवाना कर दिया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है ऑपरेशन ट्राइडेंट। थोड़ी ही देर पे इन छोटी बोटों से जवाब आता है, वी हिट कराची एंड सैंक 2 वॉरशिप एंड डैमेज द 3rd। ऑपरेशन ट्राइडेंट बेहद ही सक्सेसफुल रहता है। हालांकि अभी भी कराची को आग लगाना बाकी था। 8 दिसंबर को फिर से इन्हीं छोटी बोट का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन पाइथन को अंजाम दिया जाता है। ये छोटी बोट की टुकड़ी फिर से भेजी जाती हैं कराची के ऑयल डिपो को डिस्ट्रॉय करने के लिए और ये ऑपरेशन भी पिछले ऑपरेशन के जैसे बेहद ही सक्सेसफुल रहता है। ये ऑपरेशन इतना घातक था कि कराची का पोर्ट 7 दिन तक लगातार चलता है।
कमाल की बात तो ये रहती है कि इस पूरे ऑपरेशन पे रसिया की नेवी की भी नज़र थी। रसिया की नेवी के एडमिरल गॉर्स्कॉव ने बड़े गौर से इस ऑपरेशन को देखा था। पूरे ऑपरेशन के वक्त रशियन सैटेलाइट्स इस ऑपरेशन को वॉच कर रही थी। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के वक्त रसिया की ही मिसाइल बोट का इस्तेमाल किया गया था और एडमिरल गॉर्स्कॉव खुद उन सभी नौसैनिक से मिले थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और इसी तरीके से 1965 के बाद से भारतीय नौसेना की खोई हुई गरिमा को वापस से उठाया SM नंदा द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।